नमस्कार प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी सकुशल होंगे और ऑनलाइन माध्यम से जो दी जा रही कक्षा हैं उनसे आप ज़रूर निश्चित ही लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आइए, जैसा कि हमने पिछली कक्षा में सप्तमी कक्षा यानी कि 7वीं कक्षा के चतुर्थ पाठ जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, इस पाठ का मूल पाठ देखा, इसे पढ़ा और समझा। आइए इस पाठ में हम इस पाठ के प्रश्नाभ्यास को देखते हैं। तो अभ्यास भाग के अंतर्गत हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास को करेंगे। आप सभी इसे अपने उत्तर पुस्तिका में ज़रूर लिखें ताकि ये आपके पास सुरक्षित रहे और आपका अभ्यास जारी रहे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्रथम प्रश्न जो कि है उच्चारणम कुरुतः, अर्थात हमें इन शब्दों के उच्चारण करने हैं। तो आइए देखते हैं। पहला शब्द ऊपरी, साथ ही साथ अर्थ भी सुनिएगा। चूँकि ये अव्यय के पद हैं, ये कभी बदलते नहीं, तो इसका अर्थ सदैव स्मरण रहे, ऐसा प्रयास रहे। ऊपरी अर्थात ऊपर, अधः नीचे, उच्चही जोर से, नीचही आराम से यानी कि मंद ध्वनि से, बही बाहर, अलम बस करना, कदापि कभी भी, अंतः अंदर, पुनः फिर से, कुत्र कहाँ, कदा कब, एकदा एक बार। तो एतानि अव्यय पदानि सन्ति। अस्तु, आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है मंजुषातः अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। हमें इस मंजुषा से शब्दों को लेकर, ये अव्यय के पद हैं वही जो हमने ऊपर देखे, इनको लेकर नीचे दिए गए प्रश्न जो ये उत्तर हैं यानी जो वाक्य हैं उनके रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पहले से ही भरे हुए हैं ताकि आपको सुविधा हो इसे समझने में और लिखने में। तो प्रश्न है वृक्षस्य खगाः वसन्ति। तो उत्तर होगा ऊपरी। वृक्षस्य ऊपरी खगा वसन्ति, वृक्ष के ऊपर चिड़िया रहती हैं। अलम विवादेन, विवाद करना बंद करो या बस करो या रोक दो। अलम का मतलब रोक दो, बंद करो या बस करो। वर्षा काले गृहात् बहिः मा गच्छः, वर्षा के समय घर से बाहर मत जाओ। मंचस्य अधः श्रोतारः उपविष्टाः सन्ति, मंच के नीचे श्रोतागण बैठे हैं। छात्राः विद्यालयस्य अन्तः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। तो आपने देखा यहाँ अव्यय के पदों को किस प्रकार से वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, इन प्रश्नों के माध्यम से हमने उसे देख लिया। तो आइए आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है अशुद्धम पदम चिनुता। जो पद यानी कि जो शब्द अशुद्ध है उसे चुने। किन में से? तो ऐसे ही क ख ग घ में सीरियल में दिए गए 4 पद हैं जो 4 में अशुद्ध है यानी कि 3 एक समान है, चौथे में कुछ गलती है या चौथा तीनों के समान नहीं मिलता, तो उसका चयन करें। तो देखिए शब्द हैं गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। तो आप यहाँ देख सकते हैं गमन्ति, यहाँ जो पद है पहला ही पद वह अशुद्ध है क्योंकि यहाँ होता है गच्छन्ति। लट लकार प्रथम पुरुष एक बहुवचन का रूप होता है गच्छन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति बहुवचन। इसी प्रकार से यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति तीनों ही शुद्ध हैं, केवल गमन्ति अशुद्ध है जो कि गच्छन्ति होना चाहिए था। दूसरा देखते हैं इसी का। यहाँ पे देखिए हिंट भी दे रखी है, दिया हुआ है कि आप पहचान सकें कि क्या अशुद्ध है। तो यहाँ पे दिया गया है तृतीया विभक्ति। यहाँ पे तृतीया विभक्ति का तीनों में यानी सब में समानता है, इसमें क्या शुद्ध है? तो देखिए रामेण, गृहेण, सर्पेण, गजेण। तो इस प्रकार से प्रथम शब्द है रामेण जो कि शुद्ध है, गृहेण भी शुद्ध है, सर्पेण भी शुद्ध है। गजेण जो है वो अशुद्ध है क्योंकि इसकी जगह होना चाहिए था गजेन, केवल न का अंतर है। तो न कैसे अंतर आता है? तो आपने कक्षा में ध्यान से पढ़ा होगा तो उस समय आपने देखा होगा कि छठी कक्षा में भी इस पाठ को या इस विषय को मैं स्पष्ट कर चुका हूँ। जब भी र और न के बीच में कोई भी स्वर आ जाए यानी कि आ ई उ जितने भी स्वर हैं उनमें से कोई भी स्वर आ जाए या फिर म आ जाए या फिर यर अलावा आ जाए, तो ऐसी स्थिति में जो न है उसका अणा बन जाता है। परंतु इससे बिल्कुल विपरीत करें, यदि हम बात करें कि र और ना के बीच में, र और ना के बीच में यदि कोई भी व्यंजन आ जाए, व्यंजन का अक्षर जिसमें म
और यार अलावा को छोड़कर कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो न बदलता नहीं। तो आप यहाँ गौर से देख सकते हैं, र के बीच में मा आया है तो ना का अणा बन गया। यहाँ भी र ग्री का री में भी ह आया है यार अलावा ह, तो वहाँ पे भी ना का अणा बन गया। वैसे ही सर्पेन में भी बन गया, परंतु गजेन में आप देखिए यहाँ पे क्या है, र कहीं भी नहीं है, तो र नहीं होने के कारण न ही होगा, तो इसलिए गजेन बनता। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ भी तृतीय भक्ति का भेद है, लतया, सुप्रिया, रमया, निशया। तो इस प्रकार से इनमें अर्थ देखते हैं, इनमें क्या अंतर है। तो लतया, लता शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन का रूप है। सुप्रिया ये अशुद्ध है, क्योंकि ये स्त्रीलिंग का शब्द है। सुप्रिया मूल शब्द है, जैसे लता है वैसे मूल शब्द है, तो यहाँ तृतीय भक्ति तो लगी ही नहीं। फिर आगे देखिए, रमया ये शुद्ध है, क्योंकि रमा शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन का रूप है। निशया ये भी शुद्ध है, क्योंकि निशा शब्द का तृतीय भक्ति एक वचन का रूप है। तो इन तीनों में ही तृतीय भक्ति एक वचन का रूप है, परंतु सुप्रिया में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इसलिए सुप्रिया इन चारों में से अशुद्ध पद माना गया है। अगला देखिए, स्त्रीलिंग शब्दानाम संबोधनम। यहाँ पे बताया गया कि स्त्रीलिंग शब्दों में संबोधन का किसका रूप है। तो लते शुद्ध है, क्योंकि लता शब्द का संबोधन का रूप बना। फिर देखिए, रमे रमा शब्द का संबोधन का। माते ये मातृ शब्द से बनता है, तो ये आकारांत स्त्रीलिंग पहली बात तो है नहीं, इसलिए इसका बनता है रूप मातः, हे मातः, तो ये अशुद्ध है। प्रिय प्रिया शब्द का बना, इसलिए शुद्ध है। तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है, माते। आइए आगे देखते हैं। क्रियापदम लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एक वचनम अत्र द्रष्टव्यम अस्ति, कि प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर है। देखिए, लिखति, गर्जति, फलति, सेवति। तो यहाँ पे लिखति शुद्ध है, गर्जति शुद्ध है, फलति शुद्ध है, तो फिर सेवति अशुद्ध होगा। तो अशुद्ध क्यों होगा, तो यहाँ पे सेवति का सेवते बनता है। धातुओं के तीन भेद होते हैं, परस्मय पद, आत्मनेय पद और उभय पद। तो आत्मनेय पद की जो धातु होती है वो लट लकार में सेवते, सेवेते, सेवन्ते, रोचते, रोचेते, रोचन्ते, इस प्रकार से उनके शब्द बनते हैं प्रथम पुरुष एक वचन में क्रिया के शब्द। परंतु लिखति, गर्जति, फलति जो है ये परस्मय पद के शब्द हैं, ये क्रिया के पद हैं, जो कि लिखति, पचति, चलति, हसति, गच्छति इस प्रकार से बनते हैं। तो इनमें से सेवति अशुद्ध है, क्योंकि सेवति का सेवते बनता आत्मनेय पद होने के कारण। चौथा पद देखिए, चौथा प्रश्न है, मंजुषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजुषा, ये मंजुषा के अंदर शब्द हैं और नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थक यानी कि पर्यायवाची हैं, तो उनको चुनकर लिखना है। तो देखिए, प्राप्य मतलब पाकर, तो यहाँ पे लब्ध्वा मतलब होता है पाकर, तो प्रथम का ये हो जाएगा। द्वितीय, कुशलाः, तो दक्षाः, अर्थात दक्ष मतलब होता है कुशल। हर्षस्य, प्रसन्नतायाः, षष्ठी भक्ति है, तो ये हो जाएगा तीसरे का उत्तर। देहस्य, शरीरस्य, तो ये हो जाएगा चतुर्थ का। तो चिकित्सम किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वैद्यम का। ठीक है, तो ये पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा, ये है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखत। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर केवल एक पद में देने। हालांकि यहाँ पूरे वाक्य में आपको लिखा हुआ उत्तर मिलेगा, आप चाहे तो पूरा वाक्य लिख सकते हैं, अथवा जिस पद को मैं सर्कल करूँगा वो पद इसका उत्तर है। तो देखिए, मंचे कति बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति। मंच पर कितने बाल कवि बैठे हुए थे, तो चत्वारः, अथवा ये पूरा वाक्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु एक पद में पूछा इसलिए चत्वारः बाल कवयः उपविष्टाः सन्ति की जगह चत्वारः ये शब्द लिखेंगे। अगला देखिए, के कोलाहलम कुर्वन्ति, तो श्रोतारः, सुनने वाले जो श्रोतागण हैं वही शोर मचा रहे हैं। गजाधरः कम उद्देश्य काव्यम प्रस्तौति, तो गजाधरः आधुनिकम वैद्यम, ये यहाँ उत्तर ये होगा आधुनिकम वैद्यम। ठीक है, तो आजकल के डॉक्टरों को लेकर या चिकित्सकों को लेकर वो अपनी कविता सुनाता है, कौन, गजाधर। तुंदिलः कस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, किसके ऊपर अपना हाथ फेरता है, तो तुंदस्य उपरि। तो यहाँ भी पूरा लिखेंगे दो शब्दों में उत्तर। तुंदिलः तुंदस्य उपरि हस्तम आवर्तयति, तुंदस्य उपरि। अगला देखिए, लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, तो पुनः पुनः शरीरानि भवन्ति। जो प्रश्न का शब्द है वही उत्तर का होगा, शरीरानि भवन्ति। अस्तु, किम कृत्वा घृतम पिबेत, तो यहाँ पे उत्तर है
ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। आप देख सकते हैं, तो श्लोक का है, तो यहाँ उत्तर भी है ऋणम कृत्वा, किम की जगह ऋणम। आइए छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न को, हालांकि यहाँ प्रश्न है मंजुषातः पदानि चित्वा कथायाः पूर्ति कुरुत। ये मंजूषा है, इसमें से शब्दों का चयन करके कथा की पूर्ति करनी है। हालांकि यहाँ पे भरे हुए शब्द हैं पहले से ही, तो आप देख सकते हैं पीत वर्णस्य, यानी ये शब्दाः सन्ति ते सर्वे मंजूषातः स्वीकृताः सन्ति। सभी मंजूषा से ली गई शब्द हैं, तो वाक्य कहानी के रूप में है। तो आइए मैं कहानी को पढ़े देता हूँ और साथ ही साथ अर्थ स्पष्ट कर देता हूँ, ताकि आप ये समझ जाएं कि किस शब्द का अर्थ किस रूप में यहाँ पे लिया गया मंजूषा से। जो ये पीले शब्द है सारे मंजूषा से हैं, ठीक है। चलिए प्रारंभ करते हैं इस कथा को। पुरा एकस्य नृपस्य प्रियः वानरः आसीत्। पहले की बात है, पुरा मतलब पहले, एक राजा जिसका एक प्रिय वानर मित्र था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्। एक बार वो राजा सो रहा था। वानरः व्यजनेन तम आवीजयत्। बंदर हाथ पंखे से उसे हवा दे रहा था। तदैव एका मक्षिका नृपस्य नासिकायाम उपाविशत्। उसी समय एक मक्खी आई और राजा के नाक पर आकर बैठ गई। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन ताम निवारयति स्म, तथापि सः पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपविशति स्म। जबकि बंदर बार बार पंखे से उस मक्खी को भगा रहा था, तथापि सा फिर भी वह पुनः पुनः बार बार राजा की नाक पर आकर ही बैठ जाती थी। अन्ते सह मक्षिकाम हंतुम खड्गेन प्रहारम अकरोत्। उसने अंत में मक्खी को मारने के लिए तलवार उठा ली और तलवार से, यहाँ देखिए, प्रहार उसने मक्खी पर कर दिया। फिर क्या हुआ? मक्षिका तो उड्डीय दूरम गता। मक्खी तोड़कर दूर चली गई, किंतु खड्ग प्रहारेण नृपस्य नासिकाम छिन्ना अभवत्। तलवार के प्रहार से जो राजा था उसकी नाक कट गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा जाता है, मूर्ख जनैः सह मित्रता नोचिता। मूर्ख लोगों के साथ मित्रता उचित नहीं होती। तो इस प्रकार से हमें अच्छे लोगों के साथ मित्रता करनी चाहिए। इस कहानी से ये सीख मिलती है। मूर्ख जन या मूर्ख मित्र हमें सदैव आफत में डाल सकते हैं। अस्तु, तो ये कथा थी जिसका हमने इस मंजूषा से शब्दों के माध्यम से उस कथा को पूर्ण किया। आप लोग पुस्तक में देखकर इस कथा को पूरा कीजिएगा। आइए सातवां और इस पाठ का अंतिम प्रश्न देखते हैं। इसमें है विलोम पदानि योजयत। विलोम शब्दों को जोड़ना है। तो अधः अर्थात ऊपर का क्या हो जाएगा? ऊपरी। अंतः मतलब अंदर, बहि बाहर, दुर्बुद्धे यानी कि मूर्ख, सुबुद्धे यानी कि बुद्धिमान, उच्च ही अर्थात जोर से, नीच ही अर्थात आराम से, दुर्लभम अर्थात पाना जिसे कठिन हो, सुलभम जो आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इस प्रकार से चिन्ह लगे हुए आप इसे मिला सकते हैं। अस्तु, यहाँ पे देखिए इनके सामने ये मिलान कर दिए गए हैं। तो आशा है आप सभी को इस पाठ के माध्यम से ये जानकारी मिल पाई होगी कि अव्यय के पद कौन से होते हैं। कथा जिस प्रकार से यहाँ प्रारंभ हो चुकी है, ऐसे प्रश्न कई सारे आपके पाठ्य पुस्तक में आएंगे, जिसमें हमें कथा की पूर्ति करनी होगी मंजूषा से शब्दों का चयन करके। तो आशा है आप सभी को इस पाठ से ये जो प्राप्त जानकारियाँ मिली हैं उसे आप अपने मन में सहेज सकेंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका पे नोट करेंगे और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर सकेंगे। जैसा कि ये पाठ पूरा हो चुका है, तो अगली कक्षा में इस पाठ से संबंधित एक क्विज भी होगा, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है और प्रयास करना है अधिक से अधिक अंक आप प्राप्त कर सकें, जिससे कि आपने इस पाठ को पढ़ लिया, समझ लिया, ये पता चल पाए। साथ ही आप लोग जैसे कि इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर लिखें, ताकि उससे स्पष्ट हो जाए कि आपने ये वीडियो देख ली है और आप रेगुलर इस वीडियो को देख रहे हो। इस बात की इसका स्पष्टीकरण हो सके।